हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोग सोलबिलिटी ऑफ टॉपिक कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर हमने देखा सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का एक खास लॉ है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ध्यान दीजिए, काफी इंपोर्टेंट है बेटा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो देखिए हेनरी लॉ क्या होता है ये पहले समझ लें कि इट स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid, it states that solubility of gas in liquid is directly proportional. It states that the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas at constant temperature. ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इट स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas at constant temperature. तो स्टेटमेंट क्लियर है बेटा कि किसी भी गैस इन लिक्विड का सोलबिलिटी, किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा बेटा, कि किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा वो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा वो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर गैस इन लिक्विड की सोलबिलिटी क्या करोगे, बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा वो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर के क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है इसका कि सोलबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, पार्शियल प्रेशर के। सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हो गया स्टेटमेंट एक, अब लगाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो S प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट K, S = K * P, वेयर K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो S = क्या हो जाएगा बेटा, P। तो S/P का जो रेशियो होगा, S/P का रेशियो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा बेटा। S/P का जो रेशियो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। S आपका क्या है बेटा, सोलबिलिटी, S आपका सोलबिलिटी, P आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है हेनरी लॉ का कि किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा, ध्यान समझिए कि किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा वो पार्शियल प्रेशर की क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलबिलिटी होगा वो पार्शियल प्रेशर की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो S = क्या हो गया बेटा, Kp। K को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी बोल कांस्टेंट। तो S आपका सोलबिलिटी, P क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। तो S/P का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो S1/P1 का भी रेशियो क्या होगा बेटा,
P1 का भी रेशियो कांस्टेंट और H2/P2 का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देयरफॉर H1/P1 इज इक्वल टू H2/P2। लिख सकते हैं S1 क्या हो गया, सोलिबिलिटी ऑफ P1 प्रेशर। S1 क्या हो जाएगा बेटा, सोलिबिलिटी ऑफ P1 प्रेशर, और H2 क्या हो जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ P2 प्रेशर। तो स्टेटमेंट हेनरी लॉ का क्लियर हो गया बेटा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलिबिलिटी होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस इन लिक्विड का जो सोलिबिलिटी होगा वो पार्शियल प्रेशर के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, S इक्वल टू Kp। K को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, S आपका सोलिबिलिटी, P क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। तो S/P का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो S1/P1 का भी रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, और H2/P2 का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो S1/P1 इज इक्वल टू S2/P2। S1 क्या हो गया, सोलिबिलिटी ऑफ P1 प्रेशर, और S2 क्या हो गया, सोलिबिलिटी ऑफ P2 प्रेशर। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट बेटा? अगर डाउट नहीं है तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग करते हैं। ये पहला हो गया हेनरी लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट। कि किसी भी गैस की जो सोलिबिलिटी होगी बेटा वो पार्शियल प्रेशर की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान दीजिए, हेनरी लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट। Second statement of Henry law, the mass of dissolved gas, the mass of dissolved gas, the mass of dissolved gas, the mass of dissolved gas is directly, the mass of dissolved gas is directly proportional to the mass of dissolved gas is directly proportional to the partial pressure of gas at constant temperature। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा कि मास जो गैस है उस गैस का मास पार्शियल प्रेशर के क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि द मास ऑफ डिजॉल्व गैस, मतलब जो गैस हम डिजॉल्व कर रहे हैं उस गैस का मास पार्शियल प्रेशर की क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द मास ऑफ डिजॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो तो मास जो होगा गैस का वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम यहाँ से लिखें बेटा कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, P के, कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Kp। m इक्वल टू Kp नहीं, इसको K डैश P कर देते हैं, तो m इक्वल टू K डैश P, where
और P जो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बात समझ में आया कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी गैस इन लिक्विड का जो मास होगा, डिजॉल्व गैस जो होगा, जैसे मान लो ध्यान दीजिए कि ये जो आपका लिक्विड है, इस लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व किए हैं, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व किए हैं, उस गैस का मास इसके पार्शियल प्रेशर के क्या बोल रहा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है। उस गैस का मास पार्शियल प्रेशर के क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो द मास ऑफ डिजॉल्व गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, तो m इक्वल टू K डैश P। K डैश को हम लोग बोल रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। m हो गया बेटा मास ऑफ डिजॉल्व गैस, P हो गया पार्शियल प्रेशर। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम लिख सकते हैं कि m by P का जो रेशियो होगा, m by P का जो रेशियो होगा कांस्टेंट होगा। बोल सकते हैं कि m upon P कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर m1 by P1 का भी रेशियो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। और एंड m2 upon P2 का भी रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर m1 upon P1 इज इक्वल टू m2 upon P2। ये आपका कब लगाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो m1 क्या हो गया, मास ऑफ डिजॉल्व गैस एट P1 प्रेशर। m1 हो गया मास ऑफ डिजॉल्व गैस एट P1 प्रेशर। m2 जो हो जाएगा बेटा मास ऑफ डिजॉल्व गैस एट P2 प्रेशर। m1 हो गया बेटा मास ऑफ डिजॉल्व गैस एट P1 प्रेशर और m2 हो गया मास ऑफ डिजॉल्व गैस एट P2 प्रेशर। इस फॉर्मूले को भी क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्या होगा बेटा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि किसी भी गैस का जो मास होगा, द मास ऑफ डिजॉल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बस समझ में आया कि किसी भी गैस का जो मास होगा, जो लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, प्रेशर के। तीसरा जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे, वही सबसे ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में जरूरी है कि थर्ड स्टेटमेंट। तीसरा जो स्टेटमेंट है वही बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए तीसरे स्टेटमेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है बेटा, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर of gas, the partial pressure of gas is directly proportional, the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction, of gas. The partial pressure
प्रेशर होगा, किसी भी गैस इन लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा बेटा, वो मोल फ्रैक्शन के क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पार्शियल प्रेशर गैस का बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर जो बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट kH into x, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू kH into x, where P हो गया बेटा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, x आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, kH हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखिए kH और k में क्या रिलेशन होता है, तो नोट डाल के लाइन लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि kH इक्वल टू 1/k, kH इक्वल टू 1/k, यानी by increasing the value of kH, by increasing the value of kH, solubility of gas in liquid, by increasing the value of kH, solubility of gas in liquid decreases, यानी kH बढ़ाओगे तो solubility क्या हो जाएगा बेटा, kH बढ़ाओगे तो गैस इन लिक्विड की solubility क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो kH की वैल्यू बढ़ाओगे तो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड का क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया कि यदि आप kH को बढ़ा रहे हो, यदि आप kH को बढ़ा रहे हो तो solubility जो होगा गैस इन लिक्विड का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। kH बढ़ाओगे तो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा। अब देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन वो जान लेते हैं और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड लिमिटेशन जानने के बाद एक दो क्वेश्चन इससे कर लेते हैं हम लोग। ये आपकी जो टॉपिक होगी हेनरी लॉ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का क्या लिमिटेशन है बेटा, तो हेनरी लॉ का तीन लिमिटेशन है आपका। पहला लिमिटेशन बोल रहा है कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, कि प्रेशर को बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हैं, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। दूसरा बोल रहा है कि टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि गैसेस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, गैसेस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। यानी जो गैस ले रहे हो वो गैस क्या होना चाहिए कि सॉल्वेंट के साथ बेटा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कि तुम्हारा तीन इसका लिमिटेशन है कि प्रेशर को बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो, टेम्परेचर को बहुत कम नहीं कर सकते हो, और जो गैस ले रहे हो वो तुम्हारा सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यही इसका बेटा क्या हो गया,
लिमिटेशन है। और इससे रिलेटेड अब हम लोग छोटे से क्वेश्चन करते हैं। अब इससे रिलेटेड बेटा हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं, देखिए कि कह रहा है कि कैलकुलेट द solubility of carbon dioxide, calculate the solubility of CO2 carbon dioxide in soft drink at partial pressure 4 atm at partial pressure 4 atm over the liquid at 25 degree C temperature, the Henry law constant in H2O is 3 into 10 to the power minus 2 mole per liter per atm। मोल पर लीटर पर एटीएम। क्वेश्चन लिखिए क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक एट पार्शियल प्रेशर 4 atm। क्वेश्चन क्या है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग गैस जो डालते हैं उस गैस की सॉल्युबिलिटी बतानी है कितने प्रेशर पे, 4 atm प्रेशर पे, ओवर द लिक्विड कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री सी टेम्परेचर, और हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दे रखा है बेटा 3 into 10 to the power minus 2। तो सॉल्व करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये आप फार्मूला लिखे हो कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू Kp। ये फार्मूला लिखे हो कि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू Kp। तो K कितना दे रखा है बेटा 3 into 10 to the power minus 2 दे रखा है। पार्शियल प्रेशर कितना है 4 atm। ये आपका हो जाएगा 12 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 12 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। बात समझ में आया, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, द क्वेश्चन ये है द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6 into 10 to the power minus 2 gram, containing 6 into 10 to the power minus 2 gram of methane of CH4 is 1 bar if
solution if solution containing 5 into 10 to the power minus 2 gram of methane, then what will be partial pressure of gas is? Then what will be partial pressure of gas is? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है कितने ग्राम पे, तो 6 into 10 to the power minus 2 ग्राम CH4 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा, 1 बार दिया हुआ है। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि सॉल्यूशन का मास इतना ग्राम कर दिया जाए, यदि सॉल्यूशन का मास 5 into 10 to the power minus 2 ग्राम कर दिया जाए, तब उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, इसी को बताना है बेटा आपको। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है कि M1 कितना दिया हुआ है, 6 into 10 to the power minus 2 कितने प्रेशर पे, तो P1 कितना है 1 बार। M2 दिया हुआ है कितना 5 into 10 to the power minus 2 ये भी ग्राम ये कितना, तो P2 आपसे पूछ रहा है कि P2 क्या होगा। अभी आपको बताए हैं फॉर्मूला कि M1 by P1 is equal to M2 by P2, M1 by P1 is equal to M2 by P2। तो अब क्या कीजिए, M1 by M2 is equal to P1 by P2 लिखते हैं बेटा। तो M1 कितना दिया हुआ है, M1 है 6 into 10 to the power minus 2, ये है M2 5 into 10 to the power minus 2, P1 है 1, P2 निकालना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू जो लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू 5 by 6, ये आपका क्या हो जाएगा, बार आंसर हो जाएगा। तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 by 6 बार। कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड? तो P2 की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, 5 by 6 बार। तो ध्यान दीजिए ये जो टॉपिक थी आपकी जो सोल्युबिलिटी वाली टॉपिक, तो सोल्युबिलिटी वाले टॉपिक बेटा हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। हेनरी लॉ भी बता दिया, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का भी कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। तो सॉल्यूशन चैप्टर में 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन टर्म कवर कर चुके, सोल्युबिलिटी कवर कर चुके। तो तीसरी जो टॉपिक है हम लोग की वेपर प्रेशर, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर जैसे ही खत्म होगा तब आप लोग की जो टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर। तो आई होप आज की लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन कीजिए, फिर हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।